वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 में आज का हमारा लेक्चर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित है। इसमें हम सीएजी से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। चूँकि यह लेक्चर यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम संस्था के स्वरूप को समझेंगे। यह एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 से 151 तक के अनुच्छेद का संबंध सीएजी से है। इसके बाद बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े हुए फैक्ट्स की। तो सबसे पहले भारत के प्रथम सीएजी जो थे वो थे श्री वी नरहरि राव, और वर्तमान में भारत के जो सीएजी है वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें सीएजी है भारत के। सीएजी बनने से पूर्व ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति की। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति संबंधित योग्यताओं की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान में सीएजी की योग्यता संबंधित कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। सीएजी की नियुक्ति संबंधी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा कानून के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएजी कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971-1976 में से संशोधित किया गया था। इसके अनुसार निम्नलिखित योग्यता है। तो इस अधिनियम के अनुसार सीएजी की क्या योग्यता है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोक वित्त या सरकारी लेखा संबंधी विशेषज्ञ हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। तो सीएजी की नियुक्ति के लिए यह योग्यताएं लागू होती है। इन्हीं योग्यताओं के आधार पर सीएजी की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है शपथ प्रक्रिया। तो सीएजी के द्वारा पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के प्रारूप के अनुरूप शपथ ग्रहण की जाती है। तो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ सीएजी की शपथ का प्रारूप उपलब्ध है। इसी प्रारूप के आधार पर शपथ ली जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है सीएजी को, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से शपथ दिलवाई जाती है। कार्यकाल की बात करते हैं तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेतन। सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त होता है और सीएजी के वेतन भत्ते एवं जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसके बाद त्यागपत्र की बात करते हैं तो सीएजी के द्वारा अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पदमुक्ति। तो सीएजी की पदमुक्ति की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति की प्रक्रिया के समान होती है, अर्थात सीएजी को दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर 2 आधार है, दुर्व्यवहार और अयोग्यता। इन आधार पर यदि संसद के दोनों सदनों के माध्यम से विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो उस प्रस्ताव के माध्यम से सीएजी को पद से मुक्त किया जा सकता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट। तो सीएजी के द्वारा अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। राज्य से संबंधित जो सीएजी रिपोर्ट होती है उसे सीएजी के द्वारा राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल के द्वारा इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएजी से संबंधित भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न पूछने का एग्जामिनेशंस का ट्रेंड रहा है, इसलिए एक एक करके सभी अनुच्छेद को समझना और उसमें क्या क्या प्रावधान है इस चीज़ को डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले
अनुच्छेद 148 से 151 का संबंध सीएजी से है। उसके बाद अनुच्छेद 279 आर्टिकल 279 का संबंध भी सीएजी से कनेक्ट करता है और आर्टिकल 377 भी सीएजी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक एक करके अनुच्छेद को समझते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 सब क्लॉज 1। इसमें क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का मतलब सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। तो ये तीन चीज़ों के रिलेटेड जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 सब क्लॉज 1 में या आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1 में बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 2। इसका संबंध क्या है, सीएजी की शपथ विधि से संबंधित है। यह आर्टिकल 148 सब क्लॉज 3, जब तक संसद विधि के द्वारा निर्धारित न करे तब तक सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण दूसरी अनुसूची के अनुसार होगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक संसद विधि बनाकर किसी प्रकार से निर्धारित न कर दे कि सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तें क्या होगी, उस परिस्थिति तक सीएजी के वेतन और जो सेवा शर्त है इसका निर्धारण दूसरी अनुसूची के अनुरूप होगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में के अनुसार ही इसका निर्धारण किया जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मतलब आर्टिकल 148(3) का उपयोग करते हुए भारतीय संसद के द्वारा सीएजी की कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 को पारित किया गया था और इसके माध्यम से कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है सीएजी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 4। इसके अनुसार सीएजी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 5। तो भारतीय संविधान के उपबंध तथा संसद के द्वारा बनाए गए विधि के अधीन रहते हुए सीएजी के प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण सीएजी के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो सीएजी की प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, किंतु इसमें दो कंडीशंस है। सीएजी से परामर्श किया जाएगा, भारतीय संविधान में जो उपबंध प्रोविजंस है उसका ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ जो संसद के द्वारा सीएजी से संबंधित विधि बनाई गई है उसको भी ध्यान में रखकर ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 6। सीएजी के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा प्रशासनिक कार्यालय से संबंधित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 149। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण संसद के द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। मतलब संसद विधि बनाकर सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण कर सकती है। तो कर्तव्य शक्तियों के निर्धारण की शक्ति संसद के पास है विधि के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 150 आर्टिकल 150 क्या है, इसमें संघ एवं राज्यों के लेखा संबंधित प्रारूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की सलाह पर निर्धारित किया जाएगा। देखिए, संघ एवं राज्यों के जो लेखा होंगे उसका प्रारूप क्या होगा, इसे निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, किंतु जब राष्ट्रपति इस प्रारूप को निर्धारित करेंगे तब सीएजी की सलाह पर ही इसे निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 151। इसमें सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन या रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 151 की सब क्लॉज 1 है जिसमें सीएजी के द्वारा अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 151 सब क्लॉज 2। सीएजी के द्वारा राज्य से संबंधित रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल के द्वारा इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा।
भारतीय संविधान, इसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ से कनेक्ट करता है भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 279, आर्टिकल 279। इसके अनुसार क्या है कि शुद्ध आय की गणना सीएजी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, शुद्ध आय की गणना को, और शुद्ध आय की गणना के संबंध में सीएजी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वह अंतिम होगा, वह अंतिम रूप से मान्य माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय संविधान के भाग 21 से संबंधित। इसके अनुसार जो अनुच्छेद 377 है, आर्टिकल 377, यह सीएजी से कनेक्ट करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन आदि से संबंधित अनुच्छेद 148(3) के अनुसार प्राप्त होगा। मतलब इसका अर्थ क्या है कि अनुच्छेद 148(3) आर्टिकल 148(3) में जितनी भी प्रकार की चीजें बताई है उसी के अनुरूप सीएजी को वेतन, अनुपस्थिति और छुट्टी और पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो सीएजी से रिलेटेड है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बार बार, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सीएजी लोक वित्त का संरक्षक होता है, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में सीएजी को जाना जाता है। सीएजी को संसद की लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। जो संसद की लोक लेखा समिति होती है इसे लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में और पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर सबसे पहले जांच जो है लोक लेखा समिति करती है, उसके बाद संसद में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है सीएजी लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। और सीएजी का ध्येय वाक्य क्या है? लोकहितार्थ, सत्य, निष्ठा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में बताया गया था। कई बार कोटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सीएजी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सर्वप्रथम 1753 में लोक लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का गठन किया गया था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था तथा मुंबई, कोलकाता, मद्रास के लिए महालेखा परीक्षक के पद को बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है अगले ही वर्ष 1858 में महालेखाकार कार्यालय का गठन किया गया था। सर एडवर्ड डिरमंट को पहले ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक या जिसको हम एजी के रूप में जानते हैं, 1860 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद है महालेखा परीक्षक के इस पद का नाम 1866 में बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1881 में सीएजी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जाना जाने लगा और लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना 1905 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संसद के द्वारा सीएजी के कर्तव्य एवं सेवा शर्तों अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण का दोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की। इसके बाद में 1976 तक सीएजी के द्वारा लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य किए जाते थे। और नेक्स्ट फैक्ट है सीएजी की कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 ने वर्ष 1976 में इसमें संशोधन किया गया
जिसके अनुसार सीएजी को लेखांकन संबंधी कार्यों से मुक्त किया गया और इसके पश्चात सीएजी केवल लेखा परीक्षण के कार्य को किया जाता है सीएजी के द्वारा। मतलब क्या हुआ, 1976 में जब संशोधन हुआ सीएजी कर्तव्य शक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में, ये जो अधिनियम था इसको 76 में संशोधित किया गया और संशोधित अधिनियम के अनुसार जो अकाउंटिंग का कार्य था सीएजी के पास, उस अकाउंटिंग के कार्य को सीएजी से मतलब ले लिया गया, सीएजी को उससे मुक्त किया गया और सीएजी के पास अब सिर्फ तब से 76 के बाद से सिर्फ ऑडिट से संबंधित कार्य ही शामिल है सीएजी के कार्यों में। यूनिट 10 आयोग से रिलेटेड अदर लेक्चर्स करंट अफेयर के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर के लेक्चर भी चैनल पे अवेलेबल है। चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि सबसे पहले एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।